डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्र राज्यों का उदय। राष्ट्र राज्य जो होते हैं वो अचानक उदित नहीं होते। आज जो हम देखते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये जो राज्य हैं वो आज हम उनको जिस स्थिति में देख रहे हैं वो एक हमेशा से ऐसी स्थिति में नहीं हुआ करते थे। इनकी इनकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, सीमाएं हैं और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो बदलती रहती थी। जैसे कई बार क्या होता था कि एक देश जो था वो अनेक भागों में विभक्त रहता था और कुछ भागों पर दूसरे देशों का शासन हुआ करता था। यानी अ, कई जगह पर ये चीज़ें नहीं आई, लेकिन कई बाद में कई चीज़ें ऐसी हुई जिससे इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। लोगों में राष्ट्रीय भावना आई तो इसका उदय हुआ। अब सबसे पहले जो है वो हमारा जो मेन जो हमारे चार जो राज्य हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और प्रशा, हमको इनके बारे में पढ़ना है कि इनका उदय किस प्रकार हुआ। तो इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य का उदय, ये जो है वो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय राज्य है वो 5वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी का जो कबीला था, एंग्लो सैक्सन और जूट, ये जर्मनी के कबीले थे। वहाँ के लोग यहाँ पर आकर बसे, आपस में इनके आंतरिक संघर्ष होते रहे। इसके बाद एग्बर्ट नाम का एक राजा था, उसके नेतृत्व में एंग्लो सैक्सन जो राज्य है उसका उदय हुआ। उसके बाद अल्फ्रेड महान इंग्लैंड का राजा बना, उसने यहाँ पर काफ़ी सुधार किए। इसके बाद नॉर्मंडी का जो विलियम था, उसने इस एंग्लो सैक्सन राज सिंहासन पर अधिकार किया। इसने भी सामंतों का काफ़ी दमन किया और काफ़ी सुधार किए। तो इसके बाद हेनरी प्रथम आया। हेनरी प्रथम ने एक सामंतों की एक सलाहकार कमेटी का गठन किया और घुमंतू न्यायाधीशों की नियुक्ति की, मोबाइल कोर्ट्स जिसको कहा जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसके बाद आने वाले जो चीज़ें थी, जैसे धीरे 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 अंग्रेजी भाषा के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी हुआ लोगों में, राष्ट्रभाषा का निर्माण भी हुआ। तो ये हुए। अब जो मेन चीज़ है मैग्ना कार्टा, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक में। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, ये इंग्लैंड में हुआ था और इसको प्रतिनिधात्मक स्वरूप की सरकार के विकास में एक बहुत बड़ा बिंदु माना जाता है। मैग्ना कार्टा के अंतर्गत पहली बार राजसत्ता जो थी उसके विशेषाधिकारों का प्रयोग करने पर अंकुश लगाया गया। इसमें यह है कि जॉन नाम का राजा इंग्लैंड के सिंहासन पर था, लेकिन उसका शासन काफ़ी क्रूर था। तो 1215 में उसके सामंतों ने उसको मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसके उसके जो विशेषाधिकार थे वो काफ़ी सीमित हो गए। अब इसके बाद एडवर्ड प्रथम जो था, उसके काल में भी राष्ट्रीय राज्य को आगे बढ़ने का प्रयास हुआ। उसने मॉडल पार्लियामेंट को बुलाया और संसद के आगे चलकर 14वीं शताब्दी में संसद के दो सदन बने, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाया और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सामंतों के प्रतिनिधित्व होते थे और दूसरे में नाइट्स और मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। अब गुलाबों का युद्ध क्या है। 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लगभग 100 साल तक चलने वाला एक युद्ध चला। अब
अ, इससे इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को पराजित होकर अंत में फ्रांस से वापस आना पड़ा। तो अंग्रेजों ने, उन सामंतों ने क्या किया कि आपस में ही लूटमार शुरू कर दी, अपने देश को लूटना शुरू कर दिया। अब इसमें आपस में दो गुट बन गए, एक तो लंकास्टर और दूसरा यार्क गुट। तो दोनों ही देश जो थे वो देश की शासन सत्ता को अधिकार में लेना चाहते थे। तो इन दोनों में युद्ध हुआ। तो क्या हुआ था कि लंकास्टर जो गुट था उसका चिन्ह था लाल गुलाब, और यॉर्क कुल का जो चिन्ह था वो सफ़ेद गुलाब था। तो इसलिए ये युद्ध गुलाबों का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दौरान केंद्रीकृत सत्ता का जो वर्ग था वो विकसित होने लगा, और इसके बाद हेनरी ट्यूडर जो था, हेनरी सप्तम, वो सिंहासन पर बैठा और एक नया राजवंश उदित हुआ जिसका नाम था ट्यूडर राजवंश। तो ट्यूडर राजवंश की ये विशेषता रही कि इसने केंद्रीकृत सत्ता को प्रमुख रूप से स्थापित किया। ट्यूडर राजवंश इंग्लैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश माना जाता है। ये जो था, इसके काल में चर्च का राष्ट्रीयकरण हो गया, मध्यम वर्ग को काफ़ी अधिकार प्राप्त हुए। इसके बाद जेंटलमैन जिसको कहा जाता है उस पर ये राजतंत्र निर्भर था। इसके बाद हेनरी सप्तम के काल में प्रशासन पर नियंत्रण आया, विदेशों में युद्ध करने की नीति को कम किया गया, इंग्लैंड की संस्थाओं को बढ़ाया गया। इसके बाद कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर का गठन किया गया और पार्लियामेंट का महत्व इसमें कम हो गया। लेकिन अस्तित्व भी बना रहा। एक और चीज़ इसमें इंग्लैंड में लागू रही, जो कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता था। इसके बाद हेनरी अष्टम आया। हेनरी अष्टम जो था वो प्रोटेस्टेंटवादी था, तो उसने कैथोलिक मठों और पूजागृहों को जी भर के लूटा। इसके बाद उसने ये सोचा कि किसी एक राष्ट्र या समुदाय इतना शक्तिमान न हो जाए कि वो इंग्लैंड के लिए खतरा हो जाए। तो ये शक्ति संतुलन की नीति प्रसिद्ध चली। ये नीति 20वीं सदी तक चली। इंग्लैंड की काफ़ी प्रसिद्ध नीति है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर वंश की महान शासिका हुई। उसने समुद्री यात्राओं को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उसने प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के बीच का मार्ग अपनाया और इंग्लैंड को संसार का सबसे प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बनने में सहायता प्रदान की। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय राज्य था फ्रांस, उसमें किस तरह से हुआ। स्टार्ट में जो था वो जो एक ये जो पार्ट था सम्राट शार्लमैन में, उसका जो फ्रांस का क्षेत्र भी उसके अंतर्गत आता था। उसके बाद ये क्षेत्र छोटे बड़े सामंतों में बट गया। इसमें क्या था कि पारी यानी पेरिस का जो ड्यूक था वो एक बड़ी जागीर का स्वामी था। तो फ्रांस के लोगों में भी अलग अलग तरह के कबीले पाए जाते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 10वीं सदी के अंत में शार्लमैन के वंशजों के समाप्त होने के बाद फ्रांस के सामंतों ने पारी का ड्यूक जो था ह्यूग पे, उसको फ्रांस का राजा चुना। अब उसको इसलिए चुना गया क्योंकि वो सामंतों का विरोध नहीं कर सकता, वो कमज़ोर था। तो सामंतों की चले इसके कारण उन्होंने इसको चुना। इसके बाद जो नया राजवंश था पारी का, वो एक
छोटे से रजवाड़े का मालिक था। ये सभी छोटे छोटे गढ़ों में रहा करते थे। इसके बाद अ, कापे वंश का आया। 12वीं शताब्दी के बाद कापे वंश के राजाओं ने विवाहों और युद्धों के द्वारा की नीति के द्वारा अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। लुई छठे ने उद्दंड सामंतों को दमन किया। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसियों में फिलिप ऑगस्टस द्वितीय राजा बना। वो एक शक्तिशाली शासक था। उसने कई सामंतों का दमन किया और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत एक सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था को लागू किया और उसने जॉन को परास्त भी किया। जॉन वही है जिसके टाइम में मैग्ना कार्टा हुआ था। इसके बाद फ्लैंडर्स के काउंट और बरगंडी के ड्यूक के नेतृत्व में संगठित जो विद्रोह उसके काल में हुआ था उसको कुचल डाला। उसके बाद सेंट लुई नाइन्थ जो था वो राजा बना। उसके बाद इंग्लैंड से जो छीने गए थे वो फ्रांसीसी क्षेत्र वापस भी लौटा दिए गए थे उसके काल में। और उसने फ्रांस में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना भी की थी। इसके बाद फिलिप चतुर्थ हुआ जो कि काफ़ी प्रतापी शासक हुआ। उसने केंद्रीय शासन की स्थापना की। इसके बाद सामंती न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध राजकीय न्यायालयों में अपील के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो क्योंकि लेकिन उसको धन संग्रह करने की लालसा भी थी तो उसने काफ़ी टैक्स लगाए। उसने पादरियों पर भी टैक्स लगाए। तो ये जो पोप था उसने उसको धर्म बहिष्कृत कर दिया। उसने पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया और पार्लियामेंट ने कहा कि पोप को कर नहीं दिया जाए। उसके बाद फ्लेंडरों ने फिलिप के विरुद्ध विद्रोह किया लेकिन उसको कुचल दिया गया। सम्राट के इसमें बहुत सामंत मारे गए लेकिन इससे सम्राट को ही लाभ हुआ। उसने रोम पर आक्रमण भी किया और पोप बेनिफेस को अपमानित भी किया गया। पोप के उत्तराधिकारियों को रोम छोड़ने के लिए बाध्य भी किया गया। तो इस तरह से हुआ। इसके बाद शतवर्षीय युद्ध जो था वो क्यों हुआ? अब कपेत वंश का जो अंतिम शासक था उसकी 1316 में मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिए सिंहासन के लिए दो दावेदार आ गए। एक तो इंग्लैंड का राजा एडवर्ड तृतीय जिसकी माता इजाबेला जो थी वो फ्रांस के फिलिप फोर्थ की पुत्री थी और दूसरा वेलवा का फिलिप जो लुई 10वें का चचेरा भाई था। अब ये लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चला। अब ये सारा युद्ध जो था वो फ्रांसीसी भूमि पर ही लड़ा गया। फ्रांसीसी सेनाओं को अंग्रेजों के हाथों दो बड़ी करारी मात मिली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जॉन ऑफ आर्क नाम की जो कृषक लड़की थी उसने इस फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया अपने देवीय वो दावों के आधार पर। लेकिन उसको भी किसी ने जॉन ऑफ आर्क को भी पकड़वा दिया गया। लेकिन युद्ध के अंत में अंग्रेजों को फ्रांसीसी भूमि से हटना पड़ा। यानी फ्रांस की जिस भूमि पर अंग्रेजों का लंबे समय से अधिकार चला रहा था उस पर फ्रांस के राजा का अधिकार हो गया। लेकिन इस युद्ध में कई लोग मारे गए। इसके बाद 1380 में चार्ल्स छठा जो शासक बना उसने 42 साल शासन किया लेकिन उसके काल में जो केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण है वह कमजोर पड़ गया। इसके बाद
शतवर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस में निरंकुश शासन का विकास हुआ। इसके बाद लुई 11वां, चार्ल्स अष्टम, लुई 12वां और फ्रांसिस प्रथम, हेनरी द्वितीय, ये सभी शासक हुए। अब 1589 ईस्वी में बुर्बो वंश का पहला व्यक्ति हेनरी चतुर्थ के नाम से सिंहासन पर बैठा। हेनरी चतुर्थ जो था उसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका नाम रिशिल्यू और मजारिन के साथ जोड़ा जाता है। अब ये कौन क्या क्या है। अब क्या हुआ था कि हेनरी चतुर्थ की जो विधवा थी मैरी द मेडिसी, इसने फ्रांस की जो प्रतिनिधि सभा थी स्टेट जनरल, उसको भंग करके निरंकुश राजतंत्र की शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद लुई 13वें ने रिशिल्यू को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसके रिशिल्यू के दो उद्देश्य थे। एक तो फ्रांस में राजा की शक्ति को सर्वोच्च बनाना और दूसरा यूरोप में फ्रांस की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करना। तो उसने क्या किया कि रिशिल्यू ने सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासन चलाया लेकिन प्रतिनिधि सभा को कभी नहीं बुलाया। उसके समय में राजकीय काउंसिल ही सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था बन गई। उसने प्रशासन में अनेकों सुधार किए, गुप्तचर व्यवस्था में सुधार किए और अनेक कदम उठाए। तो रिशिल्यू ने प्रोटेस्टेंटों के राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए थे। इसके बाद 30 वर्षीय युद्ध में भी रिशिल्यू की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हुई। इसके बाद रिशिल्यू की मृत्यु हो गई। उसके बाद कार्डिनल मजारिन प्रधानमंत्री लुई 13वें का बना। उसके बाद लुई 13वें की भी मृत्यु हो गई और मजारिन को लुई 14वें का अभिभावक भी नियुक्त किया गया। अब मजारिन ने भी सामंतों की शक्ति का दमन करके राजतंत्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का मान मर्दन भी किया और उसने 30 वर्षीय जो युद्ध हुआ था, फ्रांस की आर्थिक दशा खराब हो गई थी, इसके कारण राजकोष रिक्त हो गया था। तो उसने काफ़ी जनता पर कर लगाए। अब क्या हुआ कि मध्यम वर्ग ने भी मजारिन का सहयोग नहीं दिया क्योंकि वो विदेशी था। तो सामंतों ने शासन के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद 5 वर्षों तक फ्रांस में गृह युद्ध चला। उसके लिए इसको इतिहास में फ्रॉन्दे के नाम से जाना जाता है। 3 चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार थी। एक तो पेरिस के पार्लियामेंट, जो देश के शासन में जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा था वो असंतुष्ट थी। उसके बाद सामंत वर्ग, जो अपनी मौजूदा स्थिति को सुधारना चाहता था। और तीसरा सर्वसाधारण वर्ग, जिस पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे। इन तीनों ने मिलकर मजारिन का विरोध किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला और पेरिस पर राजा का नियंत्रण पहले से भी बढ़ गया। इस प्रकार गृह युद्ध में जो था वो मजारिन सफल रहा। तो इस प्रकार कार्डिनल मजारिन ने विदेश नीति को भी मजबूत बनाया। इसके बाद रशिया में राष्ट्रीय राज्य का उदय। रूस में राष्ट्रीय राज्य का जो उदय है उसको हम जो शुरू करते हैं वो रोमानोव वंश से स्टार्ट करते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, रूस के राष्ट्रीय राज्य को। ठीक है, थैंक यू सो मच। रूस और प्रशा का राष्ट्रीय राज्य हम अगले वीडियो में देखेंगे।